तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो अपना केमिस्ट्री का बना रखा था, क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़ रखा था। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ काइंड्स हैं जिनमें हम लोगों ने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रखा था। अब आगे के हम लोग टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ छूट जाएगा तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगला हमारा डिकम्पोजिशन का काइंड है थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो वो 3 टाइप्स का है, फोटोलिटिक है, थर्मोलिसिस है, और क्या नाम है कि इलेक्ट्रोलिसिस है। कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो तब हो जब किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं या फिर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो उस केस में अगर कोई केमिकल कंपाउंड स्प्लिट हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि मैं नोट्स के साथ ही आपका पूरा का पूरा नोट्स बना के दूंगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपल वे में बहुत ही छोटे छोटे डेफिनेशन में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। A decomposition reaction that is that takes place that takes place due to increasing the temperature due to increasing the temperature of any body। यानी कि किसी बॉडी का आप क्या कर रहे हो, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, अगर किसी केमिकल कंपाउंड का आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब कि आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो उस केस में अगर वो केमिकल कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन की बात करें, अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नोलम लाइमस्टोन। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, एक सिंगल केमिकल प्रोडक्ट जो है वो 2 और मोर प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गई। तो मैंने कहा कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सिंगल केमिकल कंपाउंड 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन में जो थर्मोलिसिस क्या था कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड तब स्प्लिट होता है जब उसको हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर प्रोवाइड करने मतलब उसको इसकी हीट एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जब हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि एक केमिकल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, इसको अगर हम लोगों ने हीट अप किया तो ये क्या होगा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, लाइमस्टोन टूट गया, किसकी वजह से, टेम्परेचर प्रोवाइड करने की वजह से। दैट्स व्हाई ये कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, ये एक तरह का थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और भी अगर एग्जांपल लिखना चाहें तो दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीथेन गैस, जो हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा फेमस गैस है, मार्स गैस जिसको कहते हैं, हम लोगों ने देख रखा है। अगर मीथेन गैस को भी हम लोग हीट करें तो मीथेन को भी अगर हम लोग हीट करते हैं तो मीथेन भी जो होगा वो किसमें टूट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। अब ये मीथेन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये मीथेन जो है हमारा वो कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन में स्प्लिट किसके वजह से हुआ, ड्यू टू प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, किसके वजह से, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो गया। दैट मींस ये भी क्या है, एक तरह का थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है आपका थर्ड वन, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या नाम से पता चला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि याद रखिए, अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन तब हो जब हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अगर हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी कि सिंपली लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट, क्या लिखा हमने
कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन तब हो जब हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज जेन्युइनली कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। अभी बड़ा मजा आएगा एग्जांपल के तौर पे देखें तो मेनली याद रखिएगा इसमें क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, आयनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जनरली उनका डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनके ही डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो जनरली ब्रेक हो तो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट होने वाले केमिकल कंपाउंड्स को जिस प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहूं तो हम लोगों को मालूम है कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट है, अगर हम इस सोडियम क्लोराइड को बेटा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिन पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के सॉल्यूशंस को हम लोग स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसको स्प्लिट जब हम करेंगे तो दैट मींस दैट वन इज जस्ट बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे बेटा तो हमें मालूम है कि सोडियम जो है वो मेटालिक नेचर, कैसा है, मेटालिक नेचर, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटालिक नेचर है। आपको पता होगा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आती है, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो जैसे आप इनको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉमन सॉल्ट जो होगा वो सोडियम Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोडियम Na पॉजिटिव बनाया दैट इज कैटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और Cl माइनस जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। ये था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक। अब आएंगे हम लोग और भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में, डिकम्पोजिशन पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में, और डिकम्पोजिशन का कुछ पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। अब इसके बाद और भी केमिकल रिएक्शंस होंगे जो क्लास 10 के सिलेबस में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और अगर हम लोग बात करें तो हमें पढ़ना है डेंसिटी पढ़ना, कोरोजन पढ़ना है, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है जनरली, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये हमारा रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो नाम से देखो क्या लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, केमिकल कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का सब्स्टिट्यूट होता हो। क्या होता हो, सब्स्टिट्यूट, यानी रिप्लेसमेंट होता हो। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इसमें सारा का सारा मेंशन जो होगा, सारा का सारा मेन इंपॉर्टेंस किसकी वजह से होगा, रिएक्टिविटी की वजह से होगा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। रिप्लेस और डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, रिप्लेस करने का मतलब यह है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया तो उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा के उसकी जगह पे खुद अपने आप को पोजीशन कर देगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट जो है कितना तेजी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, कितना तेजी से केमिकल बॉन्डिंग्स क्रिएट करता है, कितनी स्विफ्टली, किसने कम एनर्जी को एक्सेप्ट करके ही केमिकल बॉन्डिंग्स क्रिएट कर देता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड रिएक्टिविटी। अब जो जितनी तेजी से करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसको टाइम लगेगा, जिसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे। तो देखो सिंपल सी चीज मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि if a more reactive element reacts with the compound of less reactive element, the compound of less
reactive element. The more reactive element displaces the less reactive one from the compound. ठीक है, सिंपल क्या लिखा मैंने लिखा कि इफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी जो बहुत तेजी से रिएक्शन करता हो, ठीक है, अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिएक्ट करता है किसी केमिकल कंपाउंड से, किसके केमिकल कंपाउंड से, किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट के केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, कहां से डिस्प्लेस करेगा, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी उसके केमिकल कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमारे पास पहला एग्जांपल, सबसे जेन्युइन एग्जांपल फेरस हुआ। आयरन को अगर हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हमने आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करना है, तो हमें मालूम है कि जो फेरस है, जो आयरन है, दैट इज मोर रिएक्टिव टू दैट कॉपर, यानी कि दैट इज मोर एंड मोर रिएक्टिव टू इन कंपैरिजन विद द कॉपर। फेरस आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से सेपरेट कर देगा और कॉपर की जगह खुद की जगह ले लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब क्या हो, मैं कह रहा हूं कि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, तो फेरस क्या करेगा, इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, बेसिक, तो इसका मतलब उसकी जगह पे खुद आगे बैठ जाएगा। तो यहां से अगला केमिकल कंपाउंड क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस C, ये हमारा कंपाउंड है। सिंपली क्या बनना है, देखिए जरा, एक फेरस था, आयरन है, वो CuSO4 के साथ रिएक्शन बना रहा है, और जब CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें मालूम है जो कॉपर है वो फेरस से लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इस वजह से फेरस के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि फेरस इस कॉपर को यहां से हटा दे और क्या बना दे, FeSO4 बना दे और कॉपर को सेपरेट कर दे, कॉपर को सेपरेट कर दे। दैट इज व्हाट अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ केमिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोगों ने क्या किया, पोटेशियम का रिएक्शन, ठीक है ना, पोटेशियम का रिएक्शन अगर हम लोग क्या करें, सोडियम क्लोराइड के साथ करा दें, तो हमें मालूम है पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव जो इन कंपेयर विद द सोडियम, यानी कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम अगर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को प्रॉपर्ली उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस केस में क्या ही फॉर्मेशन होगा, इस केस में फॉर्मेशन हो जाएगा KCl और Na लग जाएगा। क्या हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके ऊपर मैटर करता है, रिएक्टिविटी के ऊपर मैटर करता है। किसके ऊपर मैटर करता है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी के ऊपर मैटर करता है। यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेंगे। कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ, यहां तो मैं जैसे कि कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो क्या है, रिएक्टिविटी, that is just totally based on the reactivity of the elements that have just taking the part in a chemical reaction। जो भी particular elements जो chemical reaction में participate करते हैं उनके reactivity का मसला होता है। तो देखिए होता क्या है कि अब जब हमको पढ़ना होगा कैसे हम जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, हमारे पास होती है रिएक्टिविटी सीरीज, जिन्हें हमें लर्न करना होता है, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तुमको पता चल रहा है, सीरीज का मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट, सीरीज मतलब एक अरेंजमेंट, और रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर अगर हम एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, या अगर एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, तो जो अरेंजमेंट हमें मिलती है, जो सीरीज हमें मिलती है, that series is known as reactive series। उससे ही हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। अब याद रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स वो टॉप मोस्ट पोजीशंस पे पाए जाएंगे, अगर हम लोग वर्टिकल सीरीज बनाते हैं तो टॉप मोस्ट पे पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जैसे 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 हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है।
यानी हर एक एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से मोर रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि अनदर वर्ड में बात करें तो हर एक एलिमेंट अपने से ऊपर पाए जाने वाले, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में अपने से ऊपर पाए जाने वाले, अबव पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। तो हमने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हम लोगों ने बताया द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ elements on the basis of decreasing order of the reactivity, decreasing order of their reactivity is called reactive series. क्या कहा, is called reactivity series। यानी कि अगर एलिमेंट्स को उनके रिएक्टिविटी के बेस पे, अगर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो जो हमें सीरीज प्रोवाइड होती है, जो हमें अरेंजमेंट मिलती है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिव सीरीज कहते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने कहा जो ऊपर की तरफ पाए जाएंगे वो क्या होंगे, वो आपके टॉप मोस्ट रिएक्टिव, वो आपके क्या होंगे, टॉप मोस्ट रिएक्टिव। उनसे नीचे पाए जाने वाले जो होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे। हर एक एलिमेंट जो अपने से ऊपर पाया जाएगा, अपने से नीचे पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से क्या होगा, मोर रिएक्टिव, और नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट अपने से ऊपर वाले से क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। इन्हें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम लोग बनाए, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने लिख रखा है, मैंने बताया कि आपको कि अगर एलिमेंट्स को क्या करें, उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो जो हमें अरेंजमेंट मिलेगी उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। अब जैसे मैंने कुछ एलिमेंट्स बना रखे हैं, ये एलिमेंट्स अगर हम लोग देखो एरो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि रिएक्टिविटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर को, ठीक है ना, जिस तरीके से हम एरो को अगर पकड़ते हुए चले, एरो के डायरेक्शन में चले तो वो रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर को अरेंज करता हुआ जा रहा है। अब देखो इसे ही हम लोग कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें देखो बेटा जो ये हमारे ऊपर की तरफ है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इन्हें हम क्या कहेंगे, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब बाकी के ये जो अब आ रहे हैं, या हमारे क्या है, गुड है, एवरेज हम कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, एवरेज रिएक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के नीचे देख रहे हो, हाइड्रोजन के नीचे ये कंडीशन जो है वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, ये रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने कहा कि जो सीरीज में जो ऊपर पाएगा वो अपने से नीचे पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखो सीरीज में सबसे पहला कौन है, लिथियम, और ये सारे एलिमेंट्स जो है वो लिथियम से नीचे पाया जा रहा है सीरीज में। दैट मींस क्या है, दैट मींस कि लिथियम जो है इट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे कि सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि मैग्नीशियम जो सोडियम से नीचे पाया जा रहा है, लेकिन सोडियम जो है वो कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हो कि कैल्शियम जो है वो सोडियम के ऊपर है। अब बात करें कि रिएक्शन की, तो याद रखना जब भी अगर सोडियम कैल्शियम के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि अगर क्या हो जाए, सोडियम रिएक्ट कर ले कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो हमें मालूम है सोडियम जो है वो कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है। हमें क्या मालूम है, कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव टू सोडियम, यानी कैल्शियम जो है वो मोर रिएक्टिव है सोडियम से। दैट मींस कैल्शियम का क्लोरीन के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो सोडियम से ज्यादा स्ट्रॉन्गेबल होगी। दैट्स द रीजन कि सोडियम के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कैल्शियम को इस कंपाउंड से सेपरेट कर पाए। दैट मींस कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल टेक, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बना रखा था, मैंने क्या बना रखा था कि फेरस जो है अगर वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, यही बना रखा था लास्ट रिएक्शन। तो अब देखो कि आपका जो फेरस है यहाँ पे है और कॉपर देख रहा हो यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए बगल में बनाया है, कॉपर जो है वो फेरस के ठीक नीचे पाया जा रहा है। दैट मींस कि यहां से मालूम चल गया कि फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है।
दैट्स अ रीजन कि फेरस के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि फेरस कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को सेपरेट कर देगा। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद जो बोर्ड्स में एग्जांपल एक और टॉपिक है जो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, उन्हें हम देखें। तो अब मैं अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आइए लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले हेडिंग कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट होगी, बट आगे एक चीज मेंशन किया हुआ डबल, इसी को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखो कि ऐसा केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो भी केमिकल कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है उन केमिकल कंपाउंड्स के बीच इनके एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, आयंस, इन सब का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहा मैंने, कि काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस, एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करते हैं इसको, क्या कहा मैंने कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions, elements, group of elements, that is called radicals, groups of elements takes place is called डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which the exchange of ions, elements or group of elements takes place, that is called double displacement reaction। यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या हो, जिनमें पर्टिकुलरली केमिकल कंपाउंड्स के आयंस का, एलिमेंट्स का या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का आपस में एक्सचेंज हो जाए तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर ये AB जो है वो CD के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि A B के साथ रिएक्शन कर सकता है और B C के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब देखो ये प्रोडक्ट में, ये तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में A B के साथ है, C D के साथ है, बट जैसे ही आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके आयंस का, एलिमेंट्स का, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से A जो है D बना के साथ कंबाइंड हो सकता है और B किसके साथ हो सकता है, C के साथ कंबाइंड हो सकता है। इनिशियली देखो A B के साथ था और C D के साथ था, बट प्रोडक्ट साइड पे देख रहा हूं A इज जस्ट विद द D एंड B इज जस्ट विद द C। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, जो भी हम लोगों ने पार्टिकुलर्स यूज किए थे, जो भी केमिकल कंपाउंड्स यूज हुए थे, उनके एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या आयंस का आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज व्हाट कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल क्या बता सकते हैं हम, एग्जांपल की तरफ पे अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने क्या किया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करा दिया सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या ही होगा बेटा, इसमें जो होगा सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। और क्या ही फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। देख लो यहाँ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर रहा है सोडियम क्लोराइड के साथ और फॉर्मेशन क्या हो रही है, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम, सॉरी सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे देखो, अगली टॉपिक हो गया हमारी रेंसिडिटी की। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला टॉपिक हमारा होगा रेंसिडिटी, कोरोजन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। लास्ट टॉपिक बच जाएगा फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस।
ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है अगला टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है। देखो जिस तरीके से रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग फूड्स वगैरह खाते हैं तो उनमें कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो फैटी एसिड्स के होते हैं, फैटी या ऑयली फूड्स होते हैं, ठीक है। तो फैटी और ऑयली फूड्स जो होते हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं, उनका एटमॉस्फेरिक या किसी भी कॉज की वजह से अगर हम उनको क्या करते हैं एनवायरनमेंट में ओपन रख देते हैं, सनलाइट में ओपन रख देते हैं, एयर के प्रेजेंस में ओपन रख देते हैं, मॉइस्चरिटी में ओपनली रख देते हैं, तो इस केसेस की वजह से क्या होता है कि एक डिजायरेबल फैटी फूड्स जो होते हैं वो अनडिजायरेबल फूड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो भी आपके फैटी फूड्स वगैरह थे, उन फैटी फूड्स को अगर आपने सनलाइट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीजों में ओपनली अगर आपने एक्सप्लोर कर दिया, रख दिया, तो इस केस में क्या होता है कि इन रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑक्साइड्स क्या करते हैं फूड के ऊपर अटैक करते हैं, और फूड के ऊपर अटैक करके उनका क्या करते हैं डिग्रेडेशन करते हैं। डिग्रेडेशन करने का मतलब जो भी डिजायरेबल फूड होता है, जो भी डिजायरेबल फूड, ठीक है ना, जो भी डिजायरेबल फूड मटेरियल, ठीक है, इन डिजायरेबल फूड मटेरियल का क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन की वजह से ये डिजायरेबल फूड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूट जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अब ऐसे फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं जो खाने लायक नहीं रहते, अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं अनडिजायरेबल फूड को ही हम लोग क्या कहते हैं रैंसिड्स। इन अनडिजायरेबल फूड्स को हम लोग क्या कहते हैं रैंसिड कहते हैं। डिजायरेबल फूड का अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्जन किसकी वजह से हुआ ऑक्सीडेशन की वजह से। दैट मींस क्या रैंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैटी फूड्स वगैरह जो होते हैं, फैटी फूड्स वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ डिजायरेबल फैटी फूड्स द fats degrades and just converts the desirable food into undesirable food, that is called rancidity, that is called rancid, and the formation of rancid is what called rancidity। मैंने कहा कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें आपके फैटी फूड्स जो डिजायरेबल फैटी फूड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होते हैं कि वो अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अनडिजायरेबल फूड को हम लोग क्या कहते हैं रैंसिड कहते हैं। तो डिजायरेबल फूड से अनडिजायरेबल फूड का फॉर्मेशन करना ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट डिजायरेबल फूड इज व्हाट कॉल्ड रैंसिड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कोई भी डिजायरेबल फैटी फूड्स जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं रैंसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ desirable fatty foods, fatty and oily foods turns into undesirable food, that is called rancid, is called rancidity। इसे ही हम क्या कहते हैं rancidity कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से कि रैंसिडिटी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑक्सीडेशन के एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन की वजह से डिजायरेबल फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से, डिजायरेबल फूड मतलब जिसे हम लोग इंगल्फ कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनके ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो फैट्स होते हैं, जो भी ऑयल्स होते हैं, फैट ऑयल्स होते हैं, ये डिग्रेड होने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगता है, इनका डिग्रेड होते हैं, और डिग्रेडेशन की वजह से ये फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनडिजायरेबल फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि रैंसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं रैंसिडिटी कहते हैं। जनरली याद रखेंगे कि फूड के ऑक्सीडेशन की वजह से रैंसिड का फॉर्मेशन करना ही क्या कहलाता है रैंसिडिटी कहलाता है। अब आप कैसे पता करोगे कि कोई फूड वगैरह जो है वो रैंसिड हो गया, तो याद रखो अगर कोई फूड रैंसिड हो गया बेटा तो उसमें क्या होगा ऑड्योर स्मेल आएगी। क्या आएगी ऑड्योर स्मेल आएगी, ठीक है, ऑड्योर स्मेल का फॉर्मेशन होने लगेगा, एक गंदी सी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एक तरह का डीकलरेशन स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है ना, क्या होगा डीकलरेशन स्टार्ट होगा। तीसरी तरीके की बात है, तीसरा चीज क्या हो सकता है रैंसिडिटी की वजह से, रैंसिडिटी की वजह से आपको याद रखना जो रैंसिड फूड्स होते हैं, पहले जो मैंने बताया कि उनमें ऑडियो से स्मेल आती है, एक गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, उनका डीकलरेशन होने लगता है, कलर फेड होने लगता है। फिर उसके बाद बात करें तो इनके पीएच वैल्यू में चेंज आती है, चेंज इन पीएच, ठीक है ना, क्या आती है चेंज इन पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में चेंज आ जाती है, ठीक है, पीएच वैल्यू में चेंज आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या रखना, क्या होता है लिबरेशन ऑफ गैस होता है, लिबरेशन ऑफ गैस। अब लिबरेशन ऑफ गैस में क्या होता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, लिबरेशन ऑफ गैस। यानी कोई फूड रैंसिड फूड आप कैसे जान सकते हो,
अगर कोई ऐसा फूड है जिससे ऑडियो से स्मेल आ रही है, जिसके डिकलरेशन हो चुकी है, यानी इनिशियल कलर से उसकी कलर में चेंजेस आ चुकी होगी, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन हो रहा होगा, जिनकी पीएच वैल्यू का इनिशियल वैल्यू से कुछ इनहेंसमेंट हो गई होगी, कुछ चेंजेस आ गई होगी, वही फूड्स क्या होंगे, रेंसिड फूड्स होंगे। अब देखो रैंसिडिटी जो है, रैंसिडिटी मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि एक्सपोजर कर रहे हैं अगर फूड पार्टिकल को हम लोग सनलाइट में करें, मॉइस्चरिटी में करें, ठीक है ना, एयर के प्रेजेंस में करें, वाटर में करते हैं, तो इनके वजह से क्या हो रहा है, हमारी रेंसिडिटी हो रही है, इनकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। तो इस बेस पे कई तरह इस बेस पे मेनली 5 तरह के रेंसिडिटी होते हैं, 5, देयर आर 5 प्रोसेस बाय व्हिच डिजायरेबल फूड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेंसिड मटेरियल एंड दे आर लाइक एज फॉलो। अगर बात करो सबसे पहला, तो सबसे पहला होता है बेटा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी की बात करें तो माइक्रोबियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबियल रेंसिडिटी, ठीक है, माइक्रोबियल रेंसिडिटी। थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन क्या होगा, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक रेंसिडिटी, ठीक है, थर्ड। फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ वन क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेटिव, फोटो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, फोटो ऑक्सीडेटिव। देखो 1 2 3 4 हो गए। फिफ्थ वन इज हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, ठीक है। कितने तरह के, 5 तरह के, वो मेन रूप से, मुख्य रूप से 5 तरह के रेंसिडिटी, देयर आर 5 प्रोसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है ना। कितने तरह का रेंसिडिटी, 5 तरह का रेंसिडिटी। एक होगा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, एक होगा माइक्रोबियल रेंसिडिटी, एक होगा एंजाइमेटिक रेंसिडिटी, एक होगा फोटो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, और लास्ट वन क्या होगी, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। देखिए बेटा ऑक्सीडेटिव क्या है, तुमको दिख रहा है ऑक्सीजन यानी एयर। देखो पर्सपेक्टिव क्या है कि नाम से आपको पता चल रहा है कि सारे रेंसिडिटीज क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑक्सीडेटिव बात करें, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन। याद रखो अगर किसी फूड पार्टिकल्स को हम लोग क्या करें, एयरी मीडियम में एक्सपोजर कर देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, इसमें याद रखना सिंपल सी चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इरेज करेंगे, अब समझते हैं क्या है। मैंने कहा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। याद रखिए अगर हम क्या करें, एयर के प्रेजेंस में, एयर में कोई फूड, फैटी फूड्स वगैरह को ओपनली रख देते, तो उनमें ओपनली रखने की वजह से क्या होता है कि वो रैंसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब रैंसिड में जब कन्वर्ट हो जाता है किसकी वजह से, एयर के प्रेजेंस की वजह से, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं। इसमें मेनली याद रखिएगा, इसमें क्या ही हो जाता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, और कीटोन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड और किसमें चेंज जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव। माइक्रोबियल रेंसिडिटी क्या, नाम से पता चला माइक्रोब्स, ठीक है ना। याद रखिएगा अगर फैटी फूड्स वगैरह, ठीक है, अगर कभी भी फैटी फूड्स वगैरह वाटर पर्टिकुलरली हमारे जो मॉइस्चरिटी के प्रेजेंस में, ठीक है, एक ऐसा रेंसिडिटी जिसमें माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब अगर कोई भी, याद रखिएगा अगर बैक्टीरिया, मोल्ड्स, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, माइक्रोब्स है, अगर बैक्टीरिया और मोल्ड्स वगैरह क्या करें, फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो चूंकि ये माइक्रोब्स हैं और इन माइक्रोब्स की वजह से क्या हो रहा है, इन माइक्रोब्स की वजह से पर्टिकुलरली डिजायरेबल फूड का क्या हो रहा है, रेंसिडिटी में कन्वर्जन हो रहा है। दैट इज व्हाई इस तरह के रेंसिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबियल रेंसिडिटी कहते हैं। अब माइक्रोबियल रेंसिडिटी याद रखो, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा रेंसिडिटी जो माइक्रोब्स की वजह से, यानी अगर बैक्टीरिया, मोल्ड्स ये क्या करें, किसी फूड के ऊपर फेटो और उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट करे, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट करे, तो उनकी डिग्रेडेशन को करके उनके डिग्रेडेशन स्टार्ट करे और वो डिग्रेडेशन की वजह से वो फूड पार्टिकल रेंसिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोबियल रेंसिडिटी कहेंगे। इसमें मेनली क्या है, बैक्टीरिया, मोल्ड्स की वजह से ब्रेकडाउन होते हैं। अगर उसको एंजाइमेटिक रेंसिडिटी, आपको दिखता है एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइमेटिक रेंसिडिटी एक ऐसा रेंसिडिटी जो किसकी वजह से, बाय एंजाइम्स, इसकी वजह से, एंजाइम्स की वजह से। अगर एंजाइम्स की यूज की वजह से रेंसिडिटी होती है उसे एंजाइमेटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या करता है, पेरोक्साइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड्स, ठीक है, उसके बाद लिपेज, पेरोक्साइड, लिपेज एक्सेट्रा, इस तरह के जो एंजाइम्स है, इन तरह के और एंजाइम्स को, पेरोक्साइड्स और लिपिड्स वगैरह को यूज करके अगर फूड मटेरियल रेंसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं एंजाइमेटिक। फोटो ऑक्सीडेटिव, इसमें दिख रहा है फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मींस, फोटो रिफर्स फॉर व्हाट, फोटो मींस लाइट। फोटो क्या होता है, लाइट होता है। यानी कि अगर
कभी भी याद रखना डिजायरेबल फूड पर्टिकुलर मटेरियल्स को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, कहां रख देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी रखने की वजह से क्या होगा, हमारा जो फूड पार्टिकल होगा वो रेंसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, रेंसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिटिक या फोटो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहते हैं। लास्ट वन हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इज जस्ट happens in the presence of water। यानी कि याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी फूड पार्टिकल्स को क्या करें, मॉइस्चरिटी वाले रीजन में या वाटर रीजन में एक्सपोजर कर देते हैं, तो उनकी वजह से वहां के जो ऑक्सीजन है वो इस फूड पार्टिकल्स को अटैक करके इनका रेंसिड में कन्वर्जन कर देते हैं। दैट्स द रीजन कि अब ये रेंसिडिटी किसकी वजह से हो रही है, वाटर की वजह से हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी कहते हैं। ये हमारा रेंसिडिटी। अब आएगा हमारा टॉपिक आगे हुआ, वो होगा कोरोजन। मैं कोशिश करूंगा, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा और बैलेंसिंग इक्वेशन की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन, अपना कोरोजन टॉपिक, और इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कोरोजन क्या है, तो देखो जिस तरीके से फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और फूड पार्टिकल्स जो वो किस में चेंज हो जा रहा है, वो हमारे डिसॉल्वेबल से रेंसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से एलिमेंट्स वगैरह जो भी हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इन मेटल्स को भी अगर हम इन रीजन्स में एक्सपोजर करते हैं, इन रीजन्स में ओपनली रख देते हैं या इनके कांटेक्ट में रख देते हैं, तो इन रीजन्स में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, वो डिफरेंट ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, और अटैक करके क्या करते हैं, मेटल इन मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, इन मटेरियल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं, इन मेटल्स को कोरोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि मेटल्स का कोरोड में कन्वर्जन हो जाना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, ठीक है। अब कोरोड में कैसे कन्वर्जन हो रहा है, सिंपली वन थिंग ओनली, दैट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। यानी कि क्या है कि कोरोजन क्या होगा, कोरोजन इज द काइंड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द metals existable in the environment due to exposure in particularly water, in sunlight, in humidity and etc, all these things। यानी कि हम क्या करें, if याद रखिए सिंपली, if the metals are kept in the contact of moisture, water, air, etc, the oxidation of metals takes place, ठीक है ना, by the different oxides present in these regions, is called कोरोजन। मैंने क्या कहा कि जब भी मेटल्स वगैरह क्या होंगे कि इनको ओपनली अगर हम लोग रख देते हैं, ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, वो ऑक्साइड्स क्या करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, मेटल्स वगैरह कोरोड में चेंज हो जाता है। अब मेटल्स का कोरोड में चेंज होना क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। इसमें भी मेन प्रोसेस क्या है, इनमें भी मेन चीज है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स की होता है। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल जो क्लास 10th लेवल में पूछता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि हमने क्या किया, ये हमारी एक आयरन रॉड है बेटा, आयरन रॉड Fe की रॉड है। अब हम एक Fe की रॉड को वाटरी रीजन में रख देते हैं, कहां रख देते हैं, एक वाटरी रीजन में रख देते हैं, H2O एरिया में रख देते हैं, वाटर रीजन में रख देते हैं। अब वाटर रीजन में या ह्यूमिडिटी वाले रीजन में रख देते हैं, तो इन रीजन में रखने की वजह से क्या होगा कि ऑक्साइड्स इनके ऊपर अटैक करेगा। ये डिफरेंट जो इस रीजन के ऑक्साइड्स होंगे बच्चों, ये ऑक्साइड इनके ऊपर अटैक है, और अटैक करके क्या करेंगे, ये मेटल था पहले, क्या है, ये मेटल है, मेटल सरफेस है, ऑक्साइड्स इस आयरन की रॉड के ऊपर अटैक करेंगे और उसके बाद इन आयरन की रॉड के ऊपर क्या कर लेंगे, अपनी लेयर फॉर्मेट, क्या कर लेंगे, अपनी ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेट। ये क्या बना लेंगे, मेटालिक ऑक्साइड। इसी मेटल की क्या कर लेंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे।
अब यही मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोडिक मेटल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोडिक मेटल कहते हैं। अब पहले क्या था, पहले मेटल था, आयरन की मेटल थी। अब इसका क्या है, इसके सरफेस के ऊपर आयरन के सरफेस के ऊपर क्या हुआ, ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेट हो गई। दैट मींस कि आयरन के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेट हो गई, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोरोडिक मेटल कहेंगे। अब मेटल से कोरोडिक मेटल किस वजह से फॉर्मेट हुआ, ऑक्साइड्स ने इसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करके क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करा। अब मैंने कहा कि मेटल का ऑक्सीडेशन होकर के कोरोड में कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, जिसका सबसे ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर केमिकल इक्वेशन के बेस पे हम लोग लिखें तो देखो ये हमारा आयरन है, इस आयरन को हम लोगों ने क्या किया, वाटरी रीजन में रख दिया, मॉइस्चर वाले रीजन में रख दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये आयरन जो होगा इस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, और इसके साथ साथ इसकी कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी रह जाएगी इनटू X2। देख लो ये आयरन मेटल है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। देख लो ये मेटल अपने ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो मेटल्स का उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्जन कहलाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ये हमारा एग्जांपल था। अब इसके आगे हम लोग प्रिवेंशंस देखेंगे, रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों के प्रिवेंशन से एक साथ रख करके हम चलेंगे। जैसे प्रिवेंशंस की बात करें, प्रिवेंशंस मतलब क्यों, किस तरीके से हम इन चीजों से बचा सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग, हेडिंग होगी हमारी प्रिवेंशंस ऑफ रेंसिडिटी। एक तरफ रेंसिडिटी और प्रिवेंशन, यहाँ पे दूसरी तरफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से कैसे बचाएं मेटल्स को। तो दो चीजें हैं, एक है हमारा रेंसिडिटी फूड मटेरियल्स, और एक है हमारी मेटल सरफेस, मेटल बॉडी, यानी कि कोरोजन से बचाने के लिए। तो पहली चीज याद रखना कि सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा एग्जांपल जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है वो होता है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन देखो, पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह को क्या करते हैं, रेंसिड में कन्वर्ट होने से बचाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पॉस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच particularly the desirable food materials are just heated up on the mild temperature that is just less than that of the 100 degree Celsius। यानी कि अगर किसी भी फूड डिजायरेबल फूड पार्टिकल्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मिड टेम्परेचर पे स्लाइटली हीट करते जाते हैं, ठीक है, मिड टेम्परेचर पे, ठीक है ना, एट मिड टेम्परेचर स्लाइटली हीट करते जाते हैं, स्लाइटली मतलब हल्का हल्का क्या करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, ठीक है ना। That is mostly less than the 100 degree Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर पे अगर किसी भी फूड पार्टिकल को धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं, धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि ये माइक्रोब्स के इंक्रीजमेंट को स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, माइक्रोब इंक्रीजमेंट को माइक्रोब्स जनरेशन में, ठीक है ना, या एक्यूमुलेशन में रिडक्शन का काम करता है। इसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है, यानी कि जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे उनमें माइक्रोब्स जो है वो इंक्रीज होने से रोक देता है या उनकी रैपिडनेस को स्लो डाउन कर लेता है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं और रेंसिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। यानी हमारा क्या होगा, पॉस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करें, डेयरी प्रोडक्ट्स को, मेनली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स को रेंसिडिटी से बचाते हैं। सेकंड प्रोसेस की अगर बात करें तो सॉल्टिंग की केस हो जाएगी। सॉल्टिंग आपने कभी भी देखा होगा, जनरली बेसिकली हर जगह देखा होगा कि जो बूचर शॉप्स होते हैं, आपने देखा होगा जब भी एनिमल्स की स्किन को सेपरेट करते हैं वो, तो एनिमल्स की स्किन को कंजर्व रखने के लिए उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर सॉल्ट का एक लेयर बना देते हैं। सॉल्ट की लेयर बनाने से क्या होगी, सॉल्ट लेयर बना देने से क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलरली हमारे जो एनिमल्स की स्किन वगैरह है, उन स्किन में अगर हम लोग सॉल्टिंग ना करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो उनके ऊपर फिट होंगे और फिट होकर के उनको धीरे धीरे इंगल्फ करेंगे, धीरे धीरे उनको डिग्रेड करने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वंस टाइम क्या होगा, वो धीरे धीरे डिग्रेड होकर के खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो उनके ऊपर सॉल्ट की लेयर बना देते हैं। सॉल्ट की लेयर बनाने की वजह से क्या होता है, सॉल्ट की लेयर बनाने की वजह से जो होता है कि जो माइक्रोबियल इंक्रीजमेंट है, एक्यूमुलेशन है, उनमें भी रिडक्शन आ जाती है। रिडक्शन रुक नहीं जाती है, कुछ टाइम के लिए रिडक्शन हो जाती है, और जो पर्टिकुलरली जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, कंजर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है, बचे रहते हैं रेंसिडिटी में बनने से। तो पहला क्या है, पॉस्चराइजेशन, दूसरा क्या है, सॉल्टिंग हम लोग कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं,
पिकलिंग कर सकते हैं, इन सारी चीजों से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। मेनली दो एग्जांपल हमारे सबसे ज्यादा जरूरी थे, जो पॉस्चराइजेशन और क्या था, सॉल्विंग का। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की बात करें तो सबसे पहली चीज याद रखिए, जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा कि हमारे वहां जो ग्रिल वगैरह लगे होते हैं, जो भी घरों पे ग्रिल वगैरह लगे होते हैं, गेट लगी होती है, अगर हम लोग उनकी पेंटिंग ना कराएं तो एयर में ऐसे रख देते हैं, तो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में रहने की वजह से, मॉइस्चरिटी के कांटेक्ट में रहने की वजह से वो धीरे धीरे उनके ऊपर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जेन्युइन सा रीजन है, इनसे बचाने के लिए हम उनके ऊपर क्या कर देते हैं, जिंक की पेंटिंग करा देते हैं, जिंक की कोटिंग करा देते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे ऐसा चीज होता है कि उनके पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एक सुपीरियर मेटल्स की एक कोटिंग कर देने से क्या होता है कि उनकी जो उनकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और कोरोजन होने से जो कोरोजन की जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, और मेटल जो होता है ज्यादा समय तक सेफ रहता है। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन होगा। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन। दूसरा जो बात करें अगर हम लोग पेंटिंग, ठीक है, ये दो प्रोसेस है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मेटल सरफेस है उनको कोरोड होने से बचाते हैं। पेंटिंग थोड़ा सा गैल्वेनाइजेशन से क्या होगा, पेंटिंग हमारा गैल्वेनाइजेशन से थोड़ा सा चीपर आएगा, सस्ता आएगा, इसलिए पेंटिंग का ज्यादातर यूज किया जाता है। क्या की जाती है, जिंक कोटिंग की जाती है पेंटिंग में क्या की जाती है, जिंक कोटिंग की जाती है, कहां, ओवर द इंफीरियर मेटल्स। ठीक है, जो भी इंफीरियर मेटल्स हैं उनके ऊपर क्या कर दी जाती है, जिंक की कोटिंग कर देती है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग। ठीक है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लांटिंग। इलेक्ट्रोप्लांटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लांटिंग जो है ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को कोरोड होने से बचाते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोप्लांटिंग नाम समझ में आ रहा है, एक ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द कोरोजन जिसमें क्या प्रोवाइड हो, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए सुपीरियर मेटल। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग a superior metal over the surface of inferior metal to reduce the rate of oxidation of that particular initial metal is what called electroplating. हमने क्या कहा, हमने किया द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या होगी, द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग, द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग of a layer of superior metal over the surface of inferior metal by the means of electricity is called electroplating. इसे हम क्या कहेंगे, electroplating is called electroplating. अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं कि सपोज करो कि अगर मुझे क्या करनी है कि हमारा ये फर्नेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फर्नेस, इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक स्पून है जिसको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो हमें क्या करना है, आयरन की एक हमारी स्पून है, सपोज करेंगे आयरन का इलेक्ट्रोड है, इसको हमको बचाना है, रॉड है, इसको बचाना है इससे कोरोड होने से। तो हम क्या करेंगे, इससे लेस रिएक्टिव, याद रखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, किसी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग कर दीजिए। अब लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग करने बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग करने से क्या फायदा है कि जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट की आप कोटिंग कर देंगे उसके ऊपर से, तो वो क्या होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, स्लो होगी, जिसकी वजह से उसको उस इनिशियल मेटल के सरफेस के ऊपर से हटने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देखो क्या होगा कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आयरन की एक रॉड है, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोप्लेट करने की वजह से करने के लिए इसके ऊपर एक सरफेस बनानी होगी दूसरे मेटल की। वो मेटल क्या होना चाहिए, वो मेटल इस फेरस से लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इससे मोर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, इससे लेस रिएक्टिव। अब याद रखना, जिनका हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसे हमेशा हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, हमेशा कैथोड टर्मिनल से करेंगे। आगे की तरफ क्या होगा, अगर मान लो इनसे लेस रिएक्टिव वाला मुझे लेना है, तो मैंने जैसे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में लिया तो मैं कॉपर को ले लेता हूं, मैंने क्या किया, एक दूसरी इलेक्ट्रोड ले ली कॉपर की, दैट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड। अब एक बात बताओ, अगर ये कैथोड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा एनोड। ठीक है, एनोड इलेक्ट्रोड।
अब देखो एक चीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हमने क्या किया, इसको पर्टिकुलरली एक सेल से, एक बैटरी से एक सेल से कन्वर्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। क्या होगा, जैसे हम सेल से कनेक्ट कर देंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या करना पड़ता है कि जिस इलेक्ट्रोड की, जिस मेटल्स की, जिस लेस इलेक्ट्रिक मेटल की लेयरिंग करनी है, कोटिंग करनी है, उसकी हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेनी होती है। अब हमने यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर के इलेक्ट्रोड लिया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे जो किसका होगा, कॉपर का होगा। तो हमने एक कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया CuSO4, ये किस तरीके से बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, तो अब देखो क्या होगा, जैसे हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से जो कॉपर सॉल्यूशन है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयनाइज हो जाएंगे। अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयनाइज हो जाएंगे, तो बेटा देखो जब आयनाइजेशन होगा, तो मैं इस चीज को लेकर के आता हूं, जब CuSO4 जो होगा वो आयनाइज हो जाएगा, तो बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉपर डबल प्लस का फॉर्मेशन होगा और SO4 डबल माइनस का फॉर्मेशन। अब तुम ये देखो, CuSO4 जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में टूट गया, दो आयंस में टूट गया, एक Cu डबल प्लस और एक SO4 डबल माइनस। हमारा इसी में क्या बन गया, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। हमें मालूम है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अटैक करेंगे, जिसकी वजह से अब ये जो कॉपर आयन है वो धीरे धीरे क्या होगा, फेरस, जो कि आप देख रहे हो नेगेटिव टर्मिनल है, उसके ऊपर क्या होगा, कॉपर की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये कॉपर का जो है एक लेयर इस नेगेटिव टर्मिनल पे आने लगेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आकर के पूरी तरह से इस आयरन के इलेक्ट्रोड को कवर कर लेगा और कॉपर के वहां पे कोटिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू। तो जो अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी, हमारे सारे टॉपिक्स आपको इजी वे में समझ में आए, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।